हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएम क्लासेस। आज के अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शेप ऑफ टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट के बारे में। इसके बाद हम देखेंगे कि मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट के बीच में क्या रिलेशन पाया जाता है। सबसे पहले आप यहाँ पर इस बात को ध्यान रखिए कि हम यहाँ पर शॉर्ट रन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। शॉर्ट रन कहने से हमारा मतलब है कि जिन भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का प्रयोग हम कर रहे हैं उसमें हमारा एटलीस्ट एक जो फैक्टर होगा वो फिक्स होगा और अन्य जो होंगे वो हमारा वेरिएबल होगा। तो हमने यहाँ पर दो फैक्टर्स को लिया है, दैट इज़ कैपिटल एंड लेबर। हमारा जो कैपिटल है वो है फिक्स्ड फैक्टर और जो लेबर है वो है वेरिएबल फैक्टर। तो आइए अब हम टोटल प्रोडक्ट के शेप को देखते हैं कि हमारा टोटल प्रोडक्ट कैसा होता है। अगर हम टोटल प्रोडक्ट को ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करने का प्रयास करें तो हमें एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व मिलता है। ये होता है हमारा टोटल प्रोडक्ट कर्व। ये हमारा अपवर्ड स्लोपिंग कर्व क्यों होता है, इसी बात को हम समझने का प्रयास करेंगे। हमने अपने पिछले वीडियो में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को डिस्कस किया था, तो अगर आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में हमने डिस्कस किया था कि जब हम किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में फिक्स्ड फैक्टर को कांस्टेंट रखते हुए वेरिएबल फैक्टर की अधिक से अधिक क्वांटिटी को एम्प्लॉय करते हैं तो इनिशियली जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट होता है वो इंक्रीज होता है 10 से 14, 14 से 16, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट के बाद हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट जो होता है वो डिक्लाइन करने लगता है। जैसे 16 से 10, 10 से 6, यहाँ से हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्लाइन करने लगता है। तो आप यहाँ पर इस बात को ध्यान दीजिए कि जब तक हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ता है 10 से 14, 14 से 16, तब तक जो हमारा टोटल प्रोडक्ट होता है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है लेकिन इंक्रीजिंग रेट से। जैसे 10 से 24, 14 यूनिट इंक्रीज हुआ एंड 24 से 40, 16 यूनिट इंक्रीज हुआ। लेकिन जब हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट घटने लगता है 16 से 10, 10 से 6, तो भी हमारा टोटल प्रोडक्ट बढ़ता है, लेकिन अब हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। यहाँ पर हमारा 16 यूनिट इंक्रीज हुआ था, लेकिन जब हम 40 से 50 पर जाते हैं तो केवल 10 यूनिट इंक्रीज हुआ। मतलब जो इंक्रीज होने का रेट था वो घट गया, मतलब अब डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। और हमारा टोटल प्रोडक्ट तब तक बढ़ता है जब तक हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो नहीं हो जाता है। अगर मार्जिनल प्रोडक्ट के जीरो होने के बाद भी हम वेरिएबल फैक्टर की अधिक से अधिक क्वांटिटी को एम्प्लॉय करते हैं तो हमारा टोटल प्रोडक्ट जो है घटने लगता है। तो ये तो हो गए टोटल प्रोडक्ट के बारे में। अब हम देखेंगे शेप ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट, और हम मार्जिनल और एवरेज प्रोडक्ट के बीच में जो रिलेशन है उसे भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए अब हम डिस्कस करते हैं मार्जिनल एंड एवरेज प्रोडक्ट के बारे में। मार्जिनल और एवरेज प्रोडक्ट का जो शेप होता है वो इनवर्स यू आकार का होता है, मतलब उल्टा यू आकार का। ये होता है हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट और ये होता है हमारा एवरेज प्रोडक्ट। ऐसा ये क्यों होता है, अभी हमने डिस्कस किया था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को, उसी के कारण ये होता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में जब हम वेरिएबल फैक्टर की अधिक से अधिक क्वांटिटी को एम्प्लॉय करते हैं, इनिशियली हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ता है, हमारा एवरेज प्रोडक्ट भी बढ़ता है, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट के बाद 16 के बाद हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट घटने लगता है और हमारा एवरेज प्रोडक्ट भी घटने लगता है। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के कारण हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट का शेप होता है वो इन्वर्स यू आकार का होता है, जिसे हम उल्टे यू आकार का कहते हैं। अब इसी में हम ध्यान से समझेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट के बीच के रिलेशनशिप को। शुरुआत में हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट जब बढ़ता है तो हमारा एवरेज प्रोडक्ट भी बढ़ता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट 10 से 14 हुआ, 14 से 16 हुआ और हमारा एवरेज प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है 10 से 12, 12 से 13.33। लेकिन अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हमारा जो एवरेज प्रोडक्ट है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, जबकि हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो फास्टली इंक्रीज कर रहा है। 10 से 14 4 यूनिट इंक्रीज कर गया, जबकि हमारा जो एवरेज प्रोडक्ट है वो 10 से 12 हुआ, 2 यूनिट इंक्रीज हुआ। मतलब जब मार्जिनल प्रोडक्ट इनिशियली इंक्रीज होता है तो एवरेज प्रोडक्ट भी इंक्रीज होता है, लेकिन एवरेज प्रोडक्ट लेस देन एमपी, मार्जिनल प्रोडक्ट से कम रेट पर इंक्रीज होता है। और अगर आप देखेंगे कि हमारा एवरेज प्रोडक्ट तब तक बढ़ता है जब तक हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट से ज़्यादा रहता है। आइए आपको दिखाते हैं
इस टेबल में। जब हम थर्ड यूनिट ऑफ लेबर को अप्लाई करते हैं तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट 16 यूनिट है और जो हमारा एवरेज प्रोडक्ट है वो 13.33 यूनिट है। यहाँ पर हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट से ज़्यादा है, तो हमारा एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है। लेकिन जब फोर्थ यूनिट लेबर एम्प्लॉय किया जाता है तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट 10 हो जाता है और जो हमारा अब मार्जिनल प्रोडक्ट है वो एवरेज प्रोडक्ट से कम हो गया, जिसकी वजह से हमारा एवरेज प्रोडक्ट भी डिक्लाइन करने लगता है। मतलब हमारा एवरेज प्रोडक्ट तब तक बढ़ता है जब तक हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट से ज़्यादा होता है, तब तक एपी राइजेस। जब हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्लाइन करने लगता है, या आप यूँ कहें जब हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट से कम हो जाता है, जैसे 10 हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है फोर्थ यूनिट लेबर पर और हमारा जो एवरेज मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा 10 है, लेकिन जो हमारा एवरेज प्रोडक्ट है वो 12.5 है। अब हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट से कम हो गया, तो अब हमारा एवरेज प्रोडक्ट डिक्लाइन करना शुरू कर देता है। 12.5 से 11.2, 11.2 से 9.5। तो यहाँ पर तीन चीज़ें आपने देखी होंगी। इनिशियली जब हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ता है तो वो एवरेज प्रोडक्ट से तेज़ी से बढ़ता है, और हमारा एवरेज प्रोडक्ट तब तक बढ़ता है जब तक हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट से ज़्यादा रहता है। जब हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट से कम हो जाता है तो हमारा एवरेज प्रोडक्ट डिक्लाइन करने लगता है। हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो 0 हो सकता है, लेकिन हमारा एवरेज प्रोडक्ट 0 नहीं हो सकता। जैसे 6 यूनिट ऑफ लेबर पर हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो 1 है। अगर हम एक यूनिट ऑफ लेबर और एम्प्लॉय करते हैं तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट 0 हो सकता है, लेकिन हमारा जो एवरेज प्रोडक्ट है वो 0 नहीं होगा। ये तो हमने बात किया एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट के रिलेशन के बारे में, और यहाँ पर हमारा शॉर्ट रन फिनिश होता है। अब हम लॉन्ग रन के एक रूल को पढ़ेंगे जिसे हम रिटर्न्स टू स्केल कहते हैं। क्या बोलते हैं? रिटर्न्स टू स्केल। ये हमारा लॉन्ग रन का रूल है। लॉन्ग रन में कोई भी फैक्टर जो होता है, ऑल फैक्टर, वो फिक्स नहीं होता है, सब वेरिएबल होते हैं, नॉट फिक्स्ड। ऑल द फैक्टर आर वेरिएबल, मतलब लॉन्ग रन में जितने भी हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं वो सभी चेंज किए जा सकते हैं। तो आइए रिटर्न्स टू स्केल को हम समझने का प्रयास करते हैं। ये हमारा होता है 3 स्टेज में होता है। पहला होता हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, दूसरा होता हमारा कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, तीसरा होता है हमारा डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। अब हम लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं, तो मतलब जो हमारे सारे फैक्टर्स हैं वो वेरिएबल हैं, वो चेंज किए जा सकते हैं। सपोज कीजिए कि जो हमारा अभी एग्जिस्टिंग इनपुट है किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस करने का, उसे हमने डबल कर दिया है। ठीक है, समझ लो कि हम अभी किसी भी कमोडिटी का प्रोडक्शन कर रहे थे जिसमें हमने 2 यूनिट इनपुट एम्प्लॉय किया हुआ था, लेकिन अब हम उसे डबल करके 4 कर दे रहे हैं। ठीक है, अगर हमारे इनपुट के डबल करने पर हमारा जो आउटपुट होता है वो डबल से ज़्यादा हो जाता है, मतलब मोर देन डबल, तो हमारा जो रिटर्न्स होता है वो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होता है। मतलब जिस भी प्रोपोर्शन में हम अपने इनपुट को इंक्रीज कर रहे हैं, हमारे आउटपुट का जो प्रोपोर्शन है वो उससे ज़्यादा हो जा रहा है। लेकिन मान लीजिए हम अपने इनपुट को डबल करते हैं और जो हमारा आउटपुट मिलता है वो भी हमें डबल ही मिलता है, इक्वल टू डबल, डबल के बराबर मिलता है। मतलब 2 यूनिट हमने इनपुट इंसर्ट किया या फिर एम्प्लॉय किया और हमें आउटपुट भी 2 ही यूनिट मिल रहा है, मतलब जो प्रोपोर्शन है इनपुट और आउटपुट के बीच में वो इक्वल है, तो वो हमारा कहलाता है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। लेकिन अगर हम 2 यूनिट इनपुट को एम्प्लॉय कर रहे हैं और जो हमारा आउटपुट मिल रहा है वो लेस देन 2 मिल रहा है, लेस देन डबल कह लीजिए या 2 कह लीजिए,
मतलब जो हमारा इनपुट का प्रोपोर्शन है और जो हमारा आउटपुट का प्रोपोर्शन है उसमें डिफरेंस है, और हमारा आउटपुट का जो प्रोपोर्शन है वो कम है इनपुट के प्रोपोर्शन से। हमने 2 यूनिट इनपुट लगाया लेकिन हमारा जो आउटपुट है वो 1 ही यूनिट मिला, तो उसे हम कहते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो बेसिकली रिटर्न्स टू स्केल में हमने देखा कि ऐसा टाइम पीरियड या ऐसा टाइम पीरियड जिसमें हम सभी फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं, कोई भी फैक्टर फिक्स फैक्टर नहीं होता है। सपोज कीजिए हम किसी भी फैक्टर या किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में सारे इनपुट को डबल कर देते हैं, तो अगर हमारा जो आउटपुट होता है वो डबल से ज़्यादा होता है तो वो कहलाएगा इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। अगर हमारा आउटपुट डबल से कम होता है तो वो कहलाएगा डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। लेकिन अगर हमारा आउटपुट इनपुट के डबल होने पर भी डबल रहा तो उसे हम कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल कहते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा शेप ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट, और हमने मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट के बीच रिलेशनशिप को भी देखा। इसके बाद हमने रिटर्न्स टू स्केल को डिस्कस किया। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।